चलो भाई। तो भाई आज शुरू करेंगे क्या बायोमोलिक्यूल्स का अगला चैप्टर, अगला लेक्चर। सॉरी, चैप्टर की बात करना, बायोमोलिक्यूल तो खुद एक चैप्टर है, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल का अब तक हम क्या देख चुके हैं, बायोमोलिक्यूल में अब तक बेटा हमने प्रोटीन के बारे में बात कर ली, अमीनो एसिड के बारे में बात कर ली, और कल हमने किसके बारे में बात कर ली थी भाई, एंजाइम्स को लेकर के बात कर ली थी, ठीक है। और लास्ट में मैंने खत्म किया था कि एंजाइम्स की टोटल कितनी क्लास होती है, 6 क्लास होती है, जिनको याद रखने की ट्रिक क्या है कि ऑन द हिल लव इज लाइफ। आ रही बात समझ में? तो ये एक लाइन सिंपल सी आपको याद रखनी है, और इसके हिसाब से आप क्या याद कर लोगे भैया, अपने एंजाइम्स की क्लास के बारे में याद कर लोगे। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कोई दिक्कत? चले, आज का हमारा टॉपिक है भाई न्यूक्लिक एसिड का। क्या टॉपिक है भाई? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड भी बेसिकली पॉलीमर होते हैं, जैसे प्रोटीन हुआ आपका, जैसे आपका कार्बोलिसैकेराइड हुआ, ये भी आपके क्या है, ये भी आपका एक पॉलीमर है। पॉलीमर है, मैक्रोमोलिक्यूल है, तो कहां मिलेगा? एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर मिलेगा, याद रखिएगा न्यूक्लिक एसिड। समझ में आ रही बात आपके? ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है भैया? न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। कोई दिक्कत वाली बात है? अब बात है 1869 की, 1869 की, लिखा है ईयर नहीं लिखा, 1869 की बात है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। क्या नाम था भाई? फ्रेडरिक मिशर। वो एनालाइज कर रहे थे, उल्लू होता है ना, उल्लू, जैसे कि आप लोग, ठीक है ना, देखो जरा, हाँ तो गर्दन भी ला दे, उल्लू होता है ना, तो उल्लू के पस सेल से, एक पस सेल का जो न्यूक्लियस है, उससे क्या आइसोलेट किया था भाई? उससे आइसोलेट किया था एक एसिडिक सब्सटेंस, जिसको उसने क्या नाम दिया था? न्यूक्लिक का नाम दिया था। समझ में आ रही बात? बाद में अल्टमान ने, चूंकि उस सब्सटेंस की ये नेचर कैसी थी, एसिडिक थी, बाद में अल्टमान ने उसे क्या नाम दे दिया भाई? अल्टमान ने उसे नाम दे दिया आपके न्यूक्लिक एसिड का। और एक्चुअल में वो जो उसने डिस्कवर किया था, वो एक्चुअल में क्या था बेटा? वो था डीएनए। तो डीएनए की डिस्कवरी का क्रेडिट भी किसे जाता है? फ्रेडरिक मिशर को जाता है, याद रखिएगा। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई? कोई दिक्कत वाली बात है? तो डीएनए किसका पॉलीमर है भाई? न्यूक्लिक एसिड, सॉरी, पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। अरे बताया, जैसे जैसे आपका प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड से बना होता है। कार्बोहाइड्रेट किससे बना रहेगा? पॉलीसेकेराइड किससे बना रहेगा? आपका मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर के बनता है। बिल्कुल उसी तरह से जो आपका न्यूक्लिक एसिड है, वो किससे मिलकर के बनेगा? न्यूक्लियोटाइड से बनेगा। भाई एक दीवार है, दीवार को बनाने के लिए ईंट चाहिएगी ना, तो उस दीवार की ईंट क्या है भाई? उस दीवार की ईंट हो गई आपके न्यूक्लियोटाइड हो गए। समझ में आ रही बात? अब इस न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी भाई। ईंट बनानी है, तो ईंट बनाने के लिए कुछ ना कुछ चीज तो लाओगे, मिट्टी लाओगे, पानी लाओगे, तपाओगे आग के अंदर। तो ऐसे यहाँ पर कितनी चीजों की जरूरत पड़ रही है भाई? हमको 3 चीजों की जरूरत पड़ रही है। सबसे पहला होता है नाइट्रोजनस बेस, यानी ऐसे हेट्रोसाइक्लिक रिंग के कंपाउंड पाए जाते हैं। हेट्रोसाइक्लिक बोले तो कि जिनकी, जिस रिंग में कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट, जहां पर कौन सा प्रेजेंट है, नाम लिखा हुआ नाइट्रोजन है, तो अदर एलिमेंट कौन सा मिलेगा भाई? नाइट्रोजन मिलेगा। तो कार्बन के अलावा उस रिंग में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नाइट्रोजन पाया जाएगा, इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं? और बेसिक नेचर के होंगे, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनस बेस बोलेंगे। पहली चीज, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट है पेंटोज शुगर की। किसकी रिक्वायरमेंट है भैया? पेंटोज। पेंट मतलब 5, और मतलब तो शुगर के लिए यूज करते हैं। तो 5 कार्बन की यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? शुगर यूज करेंगे। डीएनए में वो शुगर अलग होगी, आरएनए में वो शुगर क्या होगी? अलग होगी। और थर्ड चीज जो हम यहाँ पर बात करेंगे, वो क्या है बेटा? वो है आपका फॉस्फेट ग्रुप। थर्ड चीज क्या है आपका यहाँ पर? फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड। अब ये आपके न्यूक्लियोटाइड का बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। एक बीच में 5 कार्बन की पेंटोज शुगर है। अब ये आपको दिख रहा होगा, करने लगा आपको होगा, करने लगा जिसमें तो हेट्रोसाइक्लिक कहां से? ये जनरल आउटलाइन है, ये पेंटोज शुगर इसके जैसे ही आपको विजिबल होगी। बीच में यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो ये आपके क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजनस बेस है। उधर उधर क्या है आपका? इधर है आपका ये फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। तो इन तीनों को मिलाकर ही हमने क्या बोला? न्यूक्लियोटाइड बोला। क्या बोला भाई? न्यूक्लियोटाइड। एक और टर्म आती है न्यूक्लियोसाइड। एक आती है न्यूक्लियोटाइड और एक आती है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में तो हमने ये तीनों चीजें ऐड कर दी, और न्यूक्लियोसाइड में ऊपर की नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। मतलब ये शुगर और ये नाइट्रोजनस बेस, इसको अगर मैं हटा दूं फॉस्फेट को, तो ये दोनों मुझे क्या कहलाए जाएंगे? ये दोनों न्यूक्लियोसाइड कहलाए जाएंगे। यानी मैं कह सकता हूं कि न्यूक्लियोटाइड का जो कंपोजिशन है वो क्या है? वो है न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दूं, तो वो क्या बन जाएगा मेरा? वो मेरा न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अरे भाई बोलो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? आप देख सकते हैं, ये रहा आपके सामने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी ये मत देखिएगा कि कहां पर क्या, अभी केवल एक जनरल आउटलाइन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। उस चीज को आपको क्या रखना है भाई? उस चीज को आपको ध्यान रखना। देखिएगा एक जनरल आउटलाइन क्या है? एक जनरल आउटलाइन है कि बीचों बीच आपको एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की रिंग दिख रही,
क्या दिख रहा है बीच में यहाँ पर? ऑक्सीजन दिखाई पड़ रहा है। इस ऑक्सीजन से यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? कोई तो ऐसा सब्सटेंस जुड़ा हुआ है जिसमें क्या पाया जा रहा है भैया? जिसमें आपको नाइट्रोजन दिखाई पड़ रहा है, यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। हमने क्या नाम दिया? नाइट्रोजनस बेस का नाम दिया। और वहीं पर इसके इधर पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? फास्फोरिक एसिड यानी कि फॉस्फेट ग्रुप भी आपको यहाँ पर जुड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। अरे भाई समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो यानी कि ये तीनों चीजें आपको यहाँ पर देखने मिल रही है। इन दोनों चीजों को मैं क्या बोलूंगा? न्यूक्लियोसाइड बोलूंगा। और इन तीनों चीजों को मैं क्या नाम दे दूंगा बेटा? न्यूक्लियोटाइड का नाम दे दूंगा। आपको ये चीज क्या रखनी है भाई? याद रखनी है। नहीं आ रही समझ में बात? अबे आ रही है ना? चलिए अब एक एक करके देखते हैं भैया। जो आपको हीट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, आपको पता तो लग गया क्या है। अब रॉ मटेरियल किस तरह का चाहिएगा ये भी तो है भाई। आपको मान लो कोई चीज बनाना है, मान लो आपको बिरयानी बनानी है, बिरयानी बनाने के लिए चावल चाहिएगा। अब चावल का ऐसा थोड़ा ही है भाई कोई से उठा के डाल दिया, देसी चावल की बिरयानी बनाओगे या अब बन जाती है, बनाना वो कहीं की बना लो। लेकिन हमारी जीभ चटोरी इतनी है, हमें चाहिए कच्ची बासमती। ठीक है, आधी बात समझ में चलिएगा। तो इधर ध्यान दीजिएगा। तो बेटा नाइट्रोजनस बेस, अब नाइट्रोजनस बेस क्या हुए? नाइट्रोजनस बेस ऐसे कंपाउंड होंगे जिनके अंदर क्या दिखाई पड़ेगा भाई? हमको नाइट्रोजन दिखाई पड़ेगा। अबे यही तो मतलब इस चीज का है भाई, यही तो मतलब इस चीज का। समझ में आ रही बात? अब फिर दो टाइप के होंगे हमारे पास में। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होगा प्यूरिन और दूसरा क्या होगा बेटा? पाइरिमिडिन। ऐसा कंपाउंड जिसमें ऐसा नाइट्रोजनस बेस वाला कंपाउंड जो कि आपका डबल रिंग होता है, जिसमें कितनी रिंग मिल रही? दो रिंग। वो आपका क्या हो गया? वो आपका प्यूरिन हो गया। देखिएगा पीछे की तरफ, देखिएगा कितनी रिंग दिख रही है आपको यहाँ पर? दो दिख रही। तो ये क्या हो गया? तुम्हारा प्यूरिन हो गया। अगर ये केवल एक रिंग होती तो क्या हो जाता है? पाइरिमिडिन हो गया। आरी बात समझ में? तो याद रखिएगा, याद करने का तरीका क्या है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई। प्यूरिन में लेटर कम है, पाइरिमिडिन में क्या है? ज्यादा है। पहली बात तो पाइरिमिडिन जिसमें लेटर ज्यादा है उसमें रिंग क्या होगी? कम होगी। तो ये आपको इस तरह से यार बेटा हाथ हटा ले, फिर सोएगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो प्यूरिन और पाइरिमिडिन समझ में आ रही बात? तो प्यूरिन के दो टाइप होते हैं भैया, एक होगा एडेनिन और एक होगा आपके ग्वानिन। पाइरिमिडिन के तीन टाइप होगा, एक होगा साइटोसिन, एक होगा यूरासिल और एक होगा थायमिन। लेकिन जो पाइरिमिडिन होगा सभी टाइप के न्यूक्लिक एसिड में सारे नहीं मिलेंगे। जो आपका एक न्यूक्लिक एसिड होता है जिसका नाम क्या है? आपका डीएनए। तो डीएनए के अंदर क्या नहीं मिलेगा आपको? यूरासिल नहीं मिलेगा। यूरासिल की जगह डीएनए पर क्या मिलेगा? थायमिन। यानी कोई सा भी न्यूक्लिक एसिड हो उसके अंदर प्यूरिन तो 100% होगा, एडेनिन और ग्वानिन भी। पाइरिमिडिन का जो साइटोसिन है वो भी सभी में मिलेगा, लेकिन यूरासिल केवल आरएनए में मिलेगा। थायमिन केवल कहां मिलेगा? डीएनए के अंदर दिखाई पड़ेगा। समझ में आ रही बात? थायमिन कभी भी आरएनए के अंदर नहीं मिलेगा। अरे बोलो भाई, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और यूरासिल कभी भी डीएनए के अंदर आपको देखने नहीं मिलेगा। तो ये भी आपको क्या रखना? ध्यान रखना। और एक चीज और समझ में आए कि न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन के दौरान प्यूरिन हमेशा किससे बॉन्ड बनाएगा? पाइरिमिडिन से बनाएगा। भाई एडेनिन प्यूरिन किससे बना रहा है? प्यूरिन बॉन्ड बनाएगा किससे? पाइरिमिडिन से। सवाल आता है प्यूरिन पाइरिमिडिन से कौन सा बॉन्ड बनाएगा? तो आंसर है भैया हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाता है भैया? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। समझ में आ रही बात आपको? हाइड्रोजन बॉन्ड प्यूरिन का एडेनिन पाइरिमिडिन के किससे बॉन्ड बनाएगा भैया? थायमिन से। अगर डीएनए है और अगर आरएनए है तो प्यूरिन का एडेनिन पाइरिमिडिन के यूरासिल से क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। समझ में आ रही बात? कितने बॉन्ड बनाए यहाँ पर? दो हाइड्रोजन बॉन्ड। डबल बॉन्ड मत बोल देना, यहाँ पर क्या है? दो हाइड्रोजन बॉन्ड। डबल बॉन्ड भी है मतलब ये इस तरह से, लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डबल बॉन्ड जब हम बोलते हैं तो बेटा उसमें एक सिग्मा और एक पाई वाले फीचर है, जबकि दोनों को दोनों क्या है? दोनों को दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड है, याद रखिए। ठीक है, अच्छा प्यूरिन का जो ग्वानिन है वो किसके साथ में बनाएगा? हमेशा भैया साइटोसिन के साथ में। कितने बॉन्ड बना रहा है? ट्रिपल बॉन्ड नहीं बोलना, क्या बोलेंगे? तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। समझ में आ रही बात आपके भैया? अरे क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? कोई शंका? चलिए स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। ये आपका क्या है? एडेनिन है। क्या आपका क्या है? ग्वानिन। दो दो रिंग दिख रही क्या? नहीं दिख रही? हाँ है ना। ये आपका क्या है? थायमिन। ये आपका क्या है? साइटोसिन। ये आपका क्या है? यूरासिल। सिंगल सिंगल रिंग दिख रही क्या? नहीं दिख रही? अरे बोलो भाई। अब एक चीज नोट करो, थायमिन और यूरासिल में ऐसा क्या है कि डीएनए में थायमिन मिल गया, आरएनए में यूरासिल मिल गया? देखो डीएनए में यूरासिल भी होता, डीएनए में क्या होता? यूरासिल, लेकिन यूरासिल की रिएक्टिविटी ज्यादा थी। अब यूरासिल की रिएक्टिविटी ज्यादा थी तो इस यूरासिल को नोट करिएगा और इस भाई साहब को नोट करिएगा। क्या एक्स्ट्रा लगा हुआ है यहाँ पर? CH ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो मिथाइल ग्रुप जैसे कि हमने यूरासिल में यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई, कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? थायमिन के अंदर। समझ में आ रही बात आपको? तो इसीलिए इसका नाम क्या होता है? इसीलिए इसका नाम 5 मिथाइल यूरासिल भी होता है। थायमिन को हम क्या बोलते हैं बेटा? 5 मिथाइल यूरासिल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्टेबिलिटी यूरासिल से क्या होगी भैया? ज्यादा होगी। अब जैसे टैबलेट आती है मार्केट में, सिट्राजिन, एक आ गई लिवोसिट्राजिन। आरी बात समझ में? एक क्या हो गई? सिट्राजिन, एक क्या हो गई? लिवोसिट्राजिन। ऐसे ही एक क्या हो गया? यूरासिल,
एक क्या हो गया 5 मिथाइल यूरासिल। समझ में आ रही बात? आपके 5वें कार्बन पर क्या लग गया भाई? मिथाइल ग्रुप लग गया। तो ये चीज आपने क्या रखनी है भाई? ये चीज आपने याद रखनी है। और अगर एक चीज नोट करो, आप एक चीज नोट करने वाली होती है बेटा सारी चीजें, कि ये भी आपके क्या है, ये भी आपके डबल रिंग है, ये भी आपके क्या डबल रिंग है। यहाँ पर अगर आप ग्वानिन में देखो तो ग्वानिन में यहाँ पर क्या मिलेगा? तो NH2 ग्रुप मिलेगा, इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और ऊपर क्या मिलेगा? ऊपर मिलेगा आपके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। जबकि एडेनिन में कोई भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, और जो NH2 ग्रुप है वो भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में नहीं मिल रहा। वो कहां मिल रहा है? अलग वाली, यानी इस तरह से आपको दिखाई पड़ रहा। जबकि आप थायमिन को नोट करें, साइटोसिन को नोट करें, यूरासिल को नोट करें, अगर मैं इधर का CH3 छोड़ दूं, यानी कि साइटोसिन और यूरासिल को कंपेयर कर लूं, तो इन दोनों को अगर मैंने भाई छोड़ दिया, क्या कर दिया? इन दोनों को छोड़ दिया, तो ये दोनों को दोनों स्ट्रक्चर क्या है? बिल्कुल एक जैसे ही है, सेम है। समझ में आ रही बात आपको? तो साइटोसिन में ऊपर NH2 आएगा और यूरासिल में ऊपर क्या आएगा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और यूरासिल और थायमिन में क्या मिलेगा? यहाँ पर CH3 मिलेगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर याद नहीं रखना, मैं जस्ट इन केस बता रहा हूं भैया कि आपको स्ट्रक्चर देख करके कोई पहचान करने की बात कभी को आ जाए तो स्ट्रक्चर देखिएगा, ठीक है। एक सबसे बड़ी गलती बच्चा क्या करता है? बच्चा सोचता है कि बायोलॉजी के अंदर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है। गड़बड़ मत कर देना भैया, कई सारे स्ट्रक्चर है, पूरा बायोमोलिक्यूल आपके स्ट्रक्चर से भरा पड़ा है। और ये स्ट्रक्चर आपके कहां मौजूद है? एनसीईआरटी के अंदर मौजूद है। बायोमोलिक्यूल्स का एक पेज स्पेशल किसके लिए भैया, किसको समर्पित है? वो स्ट्रक्चर को ही समर्पित है, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रही बात? और आगे चलेंगे जब आप 12th में पढ़ेंगे तो 12th में आप मॉर्फिन वगैरह का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। समझ में आ रही बात? और बहुत सारी चीजों का स्ट्रक्चर आ रहा है, तो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, पता कुछ नहीं चलता। क्योंकि एनसीईआरटी में मौजूद है तो भाई कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। एनसीईआरटी में अभी भी बहुत कंटेंट ऐसा है भैया जहां से क्वेश्चन नहीं आया। समझ में आ रही बात? तो भैया एनसीईआरटी के गर्भ में बहुत सारी चीजें सीखी हैं, इग्नोर मत करना। पहला क्या था? नाइट्रोजनस बेस। समझ में आया? कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। नाम बोलो। प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन कितने टाइप के? 2 टाइप के। नाम बोलो। एडेनिन और ग्वानिन। पायरिमिडिन कितने टाइप के होते हैं भैया? 3 टाइप के। नाम बोलो। साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन। यूरासिल कहां नहीं मिलेगा? डीएनए में। कहां मिलेगा? आरएनए में। थायमिन कहां नहीं मिलेगा? आरएनए में। कहां मिलेगा? डीएनए में। बोलो भाई, समझ में आई? बढ़े आगे चलिएगा। अब हम चलते हैं भाई अपना पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर का मतलब क्या है? पेंट मतलब 5। सर इतनी कार्बन की शुगर है, कितने कार्बन की? 5 कार्बन की शुगर है। अब आपको मैं अभी आपको बता देता हूं कि कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर के जो मोनोसैकेराइड होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला 1:2:1 का होता है, ठीक है। यानी एक कार्बन होगा, 2 हाइड्रोजन होगा और एक क्या होगा? ऑक्सीजन। और ये मैंने तुम्हें एम्पेरिकल फॉर्मूला में भी बताया था, याद आया कि नहीं आया? ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला में बताया था ना कि 1:2:1 का बिल्कुल सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा किसी भी मोनोसैकेराइड का। तो राइबोज अगर 5 कार्बन की है तो C5H10 क्या बनेगा? O5 बनेगा। डीऑक्सीराइबोज देखिएगा, डी का मतलब रिमूव, ऑक्सी मतलब हटाओ। क्या हटाओ? ऑक्सीजन। सॉरी, डी का मतलब रिमूव मतलब हटाओ, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। क्या हटानी है? ऑक्सीजन हटानी है। अरे भाई किसमें से हटानी है? राइबोज में से। तो राइबोज का फॉर्मूला है C5H10O5। तो अगर मैंने एक ऑक्सीजन हटा दी, कहां क्या बन गया? वो C5H10O4। नहीं है समझ बात? ये है आपका राइबोज, ये है आपका डीऑक्सीराइबोज। उल्टा हो गया, ये है आपका राइबोज, ये है आपका डीऑक्सीराइबोज। इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा। कौन सा ऐसा कार्बन है किस जगह पर आपको दिखाई पड़ रहा? क्या दिखाई पड़ रहा? किस जगह पर आपको देखने मिल रहा कि OH ग्रुप लगा हुआ है और उसी सेम पोजीशन पर दूसरे रिंग में OH नहीं है। यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या लग रहा? OH लग रहा, जबकि यहां पर क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है। मतलब वो कौन सा कार्बन है? वो आपका सेकंड नंबर का कार्बन है। समझ में आ रही बात? ये आपका फर्स्ट नंबर का कार्बन होगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और 5th नंबर का कार्बन बाहर निकला रहेगा, पूंछ से बाहर निकला रहेगा, ठीक है। तो पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर मैं आपको बना देता हूं कि एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग होगी जिसमें 4 कार्बन और एक क्या होगी? ऑक्सीजन होगा। पहले कार्बन पर आपके क्या होगा? OH होगा, दूसरे पर भी OH है, तीसरे पर भी क्या है? OH है, चौथे कार्बन पर CH2 आएगा और इससे क्या जुड़ा रहेगा? OH। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 5 ऑक्सीजन यहाँ पर पूरी हो चुकी है, 5 कार्बन पूरे हो चुके हैं। कौन सी शुगर है भाई? ये 5 ऑक्सीजन है तो कौन सी शुगर है? राइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज में क्या होगा? बस इसे यहां से हटा दो, ये बन गई क्या? डीऑक्सीराइबोज। यानी डीएनए की स्टेबिलिटी की 2 चीजें, 2 वजह मिल गई हमें। एक तो सर डीऑक्सीराइबोज शुगर ज्यादा स्टेबल है, किसके मुकाबले में? राइबोज के मुकाबले में। और एक जो नाइट्रोजनस बेस थायमिन वाला यूज हो रहा ना, वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू यूरासिल। तो 2 रीजन हमें मिल गए कि डीएनए ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? भाई ये तो है आपके नेट से उठाए हुए डायग्राम, ये है भैया मेरा हाथ के बनाए हुए डायग्राम, देख लो। उन्हें झेल रहे तो थोड़ा सा भी झेल लो, इतने तो गंदे बनाए भी रखे बंदे, ठीक बना रखे, समझ में आ जाएगा अपनी तारीफ। बाकी में पुनः कर ही लेता हूँ। चलिए दोबारा चलिएगा, अगेन क्या आ गया? अगेन वही आ गया। अरे भाई फिक्स है ना? देखो अब ये क्या है? ये आपका पहले नंबर का कार्बन है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है, ये चौथा है और ये क्या हो गया? 5वां।
क्या यहाँ पर सेकंड नंबर पर OH ग्रुप लगा हुआ है क्या? यस। तो ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड हो गया? ये हो गया राइबोन्यूक्लियोटाइड। कौन सा न्यूक्लियोटाइड हो गया? राइबोन्यूक्लियोटाइड। और अगर यहाँ पर OH में हटा दो तो कौन सा बन गया? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। याद रखिएगा। तो राइबोन्यूक्लियोटाइड क्या बनाएगा? RNA। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड क्या बनाएगा भाई? DNA बनाएगा। नहीं है समझ में बात? अब आ रही है ना? ठीक है, चलिएगा। तो ये रहा आपका, देख पा रहे। अब चलिए, अब हम चलते हैं न्यूक्लियोटाइड के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये हमने हैंडमेड बना। देखो न्यूक्लियोटाइड में ये कार्बन नंबर क्या है भैया? आपका सीधा सीधा कार्बन नंबर 1 है, हाँ है ना? ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। कार्बन नंबर 1 चाहे राइबोज का हो, चाहे डीऑक्सीराइबोज का हो, चाहे पेंटोज शुगर हो, चाहे आपका पेंटोज शुगर की, चाहे राइबोज हो, चाहे आपके डीऑक्सीराइबोज हो, कार्बन नंबर 1 हमेशा रिजर्व है किसके लिए? नाइट्रोजनस बेस के लिए। यानी कि हमेशा कार्बन नंबर 1 की जो कुर्सी है वो किसके लिए रिजर्व कर दी भैया? वो कर दी नाइट्रोजनस बेस। कुछ भी बन रहा हो, अगर पेंटोज पर कोई भी नाइट्रोजनस बेस आकर जुड़ेगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन, कुछ भी आकर जुड़ेगा तो वो कहां पर आकर बैठेगा? नंबर फर्स्ट पर आकर बैठेगा। आपको क्या रखना, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में भाई 3 ही तो चीजें थी, एक था शुगर, एक था नाइट्रोजनस बेस और एक था फॉस्फेट ग्रुप। तो शुगर में क्या पहले नंबर पर क्या जुड़ते हैं? नाइट्रोजनस बेस। अब एक ही तो चीज बची, क्या बचा? फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप कहां जुड़ता है? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है जो 5वें कार्बन का OH मॉलिक्यूल होगा, वहां पर जाकर क्या जुड़ेगा भाई? फॉस्फेट ग्रुप आपको बनता है। जब भी बॉन्ड बनेगा, वाटर का यहां पर क्या होगा? रिमूवल होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो शुगर का और नाइट्रोजनस बेस का ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम नाम देंगे एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का। क्या नाम देंगे भैया? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का क्या देंगे भैया? नाम देंगे। समझ में आ रही बात? ये बॉन्ड जो इस कार्बन और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में बनता हुआ नजर आ रहा है, इसको हम बोलेंगे एस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे भैया? एस्टर बॉन्ड। चूंकि ये एस्टर कौन सा एस्टर है? फॉस्फेट वाला है, इसलिए इस बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा भैया? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। एक फंडा याद रखिएगा, जब भी कोई एसिड किसी एल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। समझ में आ रही बात? यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड का ये है और एल्कोहल CH2 के आगे OH लगा हुआ था, तो वो दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, मिलते हैं, तो क्या बनता है? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। अरे भाई बोलो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये क्या था? हमारा था न्यूक्लियोटाइड। अभी आप केवल एक एक सीक्वेंस में समझो। तो न्यूक्लियोटाइड में जो पेंटोज शुगर है, पहले कार्बन पर क्या मौजूद है भैया? आपके नाइट्रोजनस बेस। 5वें कार्बन पर क्या मौजूद है भैया? आपका फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस कौन सा बॉन्ड से जुड़ेगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। और 5वें कार्बन पर जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, कौन सा बॉन्ड से जुड़ेगा? वो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड से। कोई दिक्कत वाली बात है? न्यूक्लियोसाइड मैं आपको बता चुका कि अगर पेंटोज शुगर में केवल और केवल क्या जुड़े भाई? हमारा नाइट्रोजनस बेस आकर के जुड़ता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई? न्यूक्लियोसाइड का नाम से जानेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि ये आपका शुगर और ये नाइट्रोजनस बेस क्या बना? न्यूक्लियोसाइड। इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जोड़ दे, पूरा का पूरा क्या बनेगा भाई? ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, ठीक है। अब चलिएगा, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में देखते हैं। इंपॉर्टेंट है ये टेबल, टेबलेट फॉर्म में मैंने यहाँ पर कर दिया आपको। एनसीईआरटी के अंदर पिक्टोरियल फॉर्म में भी है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर दिया? टेबलेट फॉर्म में कर दिया, ठीक है। चलिए, तो एक कॉलम हमने बनाया नाइट्रोजनस बेस का, एक किसका लिखा? शुगर का। नाइट्रोजनस बेस और शुगर दोनों मिलकर के क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। और अगर मैं न्यूक्लियोसाइड में, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं न्यूक्लियोसाइड में क्या जोड़ देता हूं भाई? फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देता हूं, तो वो मेरा क्या बना देगा? न्यूक्लियोटाइड बना, ठीक है। अगर मेरा नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है, ठीक है, और शुगर मैंने क्या ले ली? राइबोज ले ली, तो जो मेरा न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एडेनोसिन। क्या बोलेंगे भैया? एडेनोसिन। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, क्लियर है। और अगर एडिनोसिन में फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देता हूं भैया, तो वो क्या बन जाएगा? मेरा एडिनाइलिक एसिड। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत नहीं। इस बार में नाइट्रोजनस बेस मैंने क्या ले लिया? एडेनिन ले लिया। शुगर राइबोज की जगह क्या ले ली? डीऑक्सीराइबोज। तो अगर ये एडिनोसिन था तो ये क्या हो गया? डीऑक्सी एडेनोसिन। यानी कि इसके आगे जो भी यहां पर बनेगा उसके आगे क्या लगा दो? डीऑक्सी लगा दो। इसके आगे क्या लगा दो? डीऑक्सी। अगर ये एडिनाइलिक एसिड था तो इसका नाम क्या बन गया? डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड बन गया, ठीक है। अब मैंने केवल यही दो स्टार्टिंग के यहां पर लिए हैं, जिसमें आरएनए डीएनए दोनों का लिया है। अब मैं बाकी का सब आप अपना आपको देखिएगा। जैसे गुआनिन को मैंने शुगर से ऐड किया, क्या बनाएगा? गुआनोसिन। गाइनोसिन नहीं है, गुआनोसिन। समझ में आ रही बात? और गुआनोसिन में अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप और ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? ग्वेनिलिक एसिड। समझ में आ रही बात? अगर मैं साइटोसिन में क्या कर दूंगा? राइबोज शुगर ऐड कर दूंगा। अब देखो यहां पर सब ये गुआनिन था तो सिन बन रहा था। अब इसके नाम में पहले से सिन है तो इसके नाम में क्या लगा दो? डी लगा दो। सी डी। आ रही बात सर? तो ये क्या है? साइटोसिन। तो क्या बन गया ये? साइटिडीन। साइटोसिन से शुगर में ऐड करेंगे, कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनेगा? साइटिडीन। और उसका एसिड कौन सा बनेगा? मतलब उसका न्यूक्लियोटाइड कौन सा बनेगा? आपका साइटिडिलिक एसिड। और यूरासिल से क्या बनेगा? यूरिडीन।
यूरिडिलिक एसिड, और थायमिन से क्या बनेगा, थायमिडिन और थायमिडिलिक एसिड। समझ में आ रही भैया बात आपके? तो ये क्या था, ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब एटीपी का तो नाम सुना होगा आपने, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ध्यान से सुनिएगा, एडिनोसिन को तोड़िएगा। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन। एडिनोसिन कहां से आया, ये आया। क्या मतलब है सर, शुगर राइबोज है और नाइट्रोजनस बेस कौन सा है, डीएनए, एडिनोसिन। और अगर मैं न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जोड़ रहा हूं, लेकिन वहां पर कितने कितने फॉस्फेट हैं, तीन तीन फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है। ध्यान से सुनिएगा, एटीपी क्या है भाई, एक न्यूक्लियोटाइड है। फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या लगा हुआ है भाई, ये तुम्हारा एडेनिन लगा हुआ है, ये राइबोज शुगर है, और ये एक फॉस्फेट होता, अबे होता नहीं होता, अगर यही तो एक फॉस्फेट ही तो पढ़ा हमने इधर का, लेकिन इस एक फॉस्फेट में क्या जुड़ा, एक और फॉस्फेट जुड़ा, एक और फॉस्फेट जुड़ा, तो टोटल कितने फॉस्फेट हो गए, तीन। इन दोनों को मिलाकर क्या बोला, एडिनोसिन। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। बॉडी के अंदर जितना भी एनर्जी रिलेटेड काम होगा भाई, वो एटीपी देखने वाली है। समझ में आ रही बात? तो ये तो था हमारा किसके बारे में, हमने पॉलीमर के बारे में बात करें। अब अभी न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात कर लेना भाई। हमने मोनोमर तो पढ़ ली, न्यूक्लियोटाइड क्या खेले, अभी न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात कर ले। बताया भी था मैंने आपको कि ये न्यूक्लियोटाइड के या पॉलीन्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं, जेनेटिक मटेरियल के तौर पर एक्ट करते हैं, बेसिकली डीएनए और आरएनए होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आरएनए तुम्हें डबल स्टैंडर्ड दिखाई पड़ रहा, डीएनए क्या दिखाई पड़ रहा, ओ आरएनए सॉरी सिंगल स्टैंडर्ड, और डीएनए क्या है, डबल स्टैंडर्ड है। इधर आपका क्या होगा, इधर आपका ये दिखाई पड़ेगा कि नाइट्रोजनस बेस आपको दिखा रखे कि ये सी साइटोसिन, G4 ग्वानिन, A4 एडेनिन, U4 यूरासिल। डीएनए का नाइट्रोजनस बेस देखिएगा, यहाँ पर थायमिन है, बाकी तीनों के तीनों क्या है भाई, सेम है। समझ में आ रही भाई बात? अरे कोई दिक्कत वाली बात? चलिए सबसे पहले हम डीएनए के बारे में बात करते हैं। ये तो बताया ना आपको, डीएनए ने फर्स्ट सेल से क्या लिया था भैया, एक न्यूक्लियस से एसिडिक सब्सटेंस निकाला था जिसे न्यूक्लिन बोला, बाद में उसको न्यूक्लिन को क्या बोला गया, न्यूक्लिक एसिड बोला गया। किसी ने बोला, अल्टमान ने बोला। तो एक्चुअल में जो फ्रेडरिक मिशन ने 1869 में जो वो एसिडिक सब्सटेंस निकाला था, वो क्या था, डीएनए का। तो डीएनए की डिस्कवरी का क्रेडिट किसे जाता है भाई, फ्रेडरिक मिशर को जाता है। लेकिन देखो, डीएनए की डिस्कवरी मिशर ने करी, न्यूक्लिक एसिड टर्म अल्टमान ने दी, ज़कारिस ने क्या दी, ज़कारिस ने डीएनए टर्म दिया। ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, डीएनए में कितने नाइट्रोजनस बेस मिलेंगे, 4। कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। यूरासिल यहाँ पर देखने नहीं मिलेगा। डीएनए में कौन सी शुगर मिलेगी सर, डीऑक्सीराइबोज, इसका फॉर्मूला C5H10O4 होगा। अरे बोलो भाई, समझ पा रही कि नहीं आ रही बात? शुगर डीऑक्सीराइबोज को 2-डीऑक्सीराइबोज के नाम से जानते हैं, यानी कि दूसरे कार्बन से क्या निकला है, ऑक्सीजन निकला है। आप देख सकते हैं, ये आपका देखिएगा, ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है। किस फॉर्म में दिखाई पड़ रहा तुम्हें, हेलिकल फॉर्म में, डबल हेलिकल फॉर्म में। और जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन का, याद करो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, वो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी में तो लीनियर था ना, सेकेंडरी में क्या कर जाता है, हेलिक्स की फॉर्म में आ जाता है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा है, वो आपका सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर है। चलिए अब हमें क्या पढ़ना है बॉस, अब हमें पढ़ना है डीएनए का स्ट्रक्चर। क्या पढ़ना भाई हमें, डीएनए का स्ट्रक्चर। तो डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए ध्यान सुनिएगा, डीएनए को पढ़ने के लिए सबसे पहले आगे कौन है, विल्किंस और फ्रैंकलिन। कौन है भैया, विल्किंस और फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डीएनए का एक्सरे कर दिया, ऐसे मान लो। यानी कि कौन सी टेक्निक यूज करी इन्होंने, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक यूज करी, और डीएनए का क्या दे दिया भाई, एक्सरे दे दिया। और इसी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बेस पर साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या था, वॉटसन एंड क्रिक। उन्होंने 1953, कब की बात कर रहा हूं मैं, 1953 में डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया, जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है और कौन सी कॉइलिंग दिखा रहा होता है, राइट हैंडेड कॉइलिंग दिखा रहा होता है। समझ में आ रही बात? तो देखो, डीएनए का स्ट्रक्चर की शुरुआत किसने करी भैया, विल्किंस और फ्रैंकलिन। में सारा डाटा एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, लेकिन 12th क्लास के एनसीईआरटी में ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में। तो डीएनए की स्टडी, स्ट्रक्चर स्टडी करने का बेटा शुरुआत किसने करी भैया, फ्रैंकलिन और विल्किंस ने। क्या किया उन्होंने, एक्सरे कर दिया। उसी टेक्निक का यूज करके भैया किसी ने, वॉटसन एंड क्रिक ने क्या कर दिया भाई, वॉटसन एंड क्रिक ने वहां पर डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल बना दिया। हेलिकल मॉडल है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा और राइट हैंडेड कॉइलिंग वहां पर हमको देखने मिलेगी। इस मॉडल के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि डीएनए जो होता है वो क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। क्या होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, मतलब जुड़े हुए हैं आपस में न्यूक्लियोटाइड। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की कितनी चेन होती है, 2 चेन। और वो 2 चेन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि ए के सामने टी आएगा, जी के सामने सी आएगा। समझ में आई बात, क्लियर है? जैसे ताला चाबी एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना, क्या आप चाबी, पर्टिकुलर चाबी ही पर्टिकुलर ताले में लगा सकते हैं, ऐसे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और क्या होते हैं, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब है कि एक साइड से अगर इसकी ये वाली साइड सेम होगी तो इधर से कौन सी साइड चलेगी, ये वाली से। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा। ये तुम्हारा क्या है भाई,
ठीक है भाई, एक, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, ये डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है। अरे कोई दिक्कत वाली बात, ध्यान से देखना, ठीक है। अब मान लो ये येलो वाले की, ध्यान से देखना, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, 5-2 3-2 आए ना, तो इसकी क्या होगी 3-5। अब समझ में आया कि अपोजिट क्या होते हैं, एंटी पैरेलल क्या हो गए। इसकी 5-2 अगर 5-3 इधर है और इसकी 5 से 3 इधर, अब सब 5-3 क्या है, शांति रखो, सब बताया जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिएगा, ये है हमारे सामने डीएनए का स्ट्रक्चर। ये तो मैं आपको बता रहा कि क्या है, 5 से शुरू हुआ 3 पर। ये मेरा सुंदर सा डायग्राम है और ये इंटरनेट का गंदा सा डायग्राम है, देखिएगा, ठीक है। गंदे बंदे डायग्राम है, ये हमारे हाथ के बनाए हुए सुंदर साक्षात डायग्राम है। तो 5-3 है और इसका अपोजिट क्या हो गया, 3-5 हो गया। समझ में आ रही बात आपको, क्लियर है। तो एक न्यूक्लियोटाइड चेन ऐसे हुए, एक न्यूक्लियोटाइड चेन ऐसे हुए, इस चेन से भी क्या निकला, नाइट्रोजन स्पेस निकला, इस चेन से भी क्या निकला, नाइट्रोजन स्पेस निकला। दोनों चेन के नाइट्रोजन स्पेस आपस में क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि पेयरिंग होगी कॉम्प्लीमेंट्री, यानी एडेनिन अगर इसका है तो सामने वाले का क्या होगा, थायमिन होगा। ग्वानिन अगर इसका है तो सामने वाले का क्या होगा, साइटोसिन होगा। तो इस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आएगा। समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिएगा, डीएनए का हेलिक्स यहां से शुरू हुआ कि नहीं हुआ, यह आपका आधा हो गया और ये आपका क्या हो गया, पूरा हो गया। यानी कि देखो, अगर मैं बोलूं कि कोई भी मुझे एक सर्कल कंप्लीट करना है तो सर्कल में एक एंगल कितना बनेगा, 360 डिग्री का एंगल बनेगा। तो कहा गया कि डीएनए का जो एक टर्न होता है, एक चक्कर होता है, वो भी कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का। आप देखिएगा 180 तो ये हो गया ना, और 180 क्या हो गया, ये हो गया। तो यहां से लेकर के यहां तक ये जो भी आपका है, डिस्टेंस को हम बोलते हैं हेलिकल लेंथ। क्या बोलेंगे भैया, हेलिकल लेंथ। और जिसकी वैल्यू होती है 34 एंगस्ट्रॉम की। किसकी होती है भैया, जिसकी वैल्यू होती है भैया आपके 34 एंगस्ट्रॉम की। कहीं कहीं पर 3.4 नैनोमीटर भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रही बात। तो एक हेलिक्स की लेंथ का मतलब समझ में आ गया। एक हेलिक्स की लेंथ का मतलब 1 टर्न जो कि 360 डिग्री को फॉलो कर रहा है। आरी बात समझ में, क्या बोलेंगे, एक हेलिक्स बोलेंगे। ये पूरा का पूरा आरी बात समझ, कोई दिक्कत वाली बात है। अब इनके बीच में क्या है, अब वो नाइट्रोजन स्पेस आपस में जुड़ के क्या बना लिया, सीडी लाइक स्ट्रक्चर। तो बीच में क्या है भैया, बीच में आपके यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, नाइट्रोजन स्पेस लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, नाइट्रोजन स्पेस। कितने नाइट्रोजन स्पेस हैं, एक हेलिकल की लेंथ के अंदर टोटल कितने बेस पेयर हैं, यहाँ पर 10 बेस पेयर। बेस पेयर का मतलब एक इसका दो मिलकर के क्या बन गया, एक सीडी बन गया, मतलब एक जोड़ा बन गया। समझ में आ रही बात। कितने भैया, 10। और दो बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना बेटा, वो होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। सब तुम्हें कैसे पता लगा भाई, टोटल 34 की है, 10 सीडी है, 34 डिवाइडेड बाई 10 क्या कर दो, 3.4। या फिर टोटल 3.4 नैनोमीटर है, टोटल 10 है, डिवाइडेड बाई 10 कर दो तो कितना आ गया, 0.34 नैनोमीटर आ गया। सारी बात समझ में। तो ये भी आपको क्या रखना, ध्यान रखना। और ये जो बेस पेयर ना, ये इस हिसाब से है, देखिएगा एक बेस पेयर यहाँ है, तो अगले वाला जब बेस पेयर होगा तो वो पिछले वाले से 36 डिग्री के घुमाव का होगा। समझ रहे ना। क्यों, कैसा पता, सर 360 डिग्री का गोला है ना पूरा का पूरा, ऐसे हेलिक्स में जा रहे ना। तो जब भी अगली सीढ़ी पर तुम जाओगे तो ऊपर चढ़ते हुए कितना डाइवर्ज हो जाओगे, कितना घूम जाओगे, 36 डिग्री। समझ में आ रही बात। फिर जब तुम ऊपर जाओगे तो उससे भी कैसे घूम जाओगे, 36 डिग्री। फिर ऐसे आओगे तो कैसे घूमोगे, 36 डिग्री। फिर और ऊपर जाओगे कैसे घूमो, 36 डिग्री। यानी कि 36 डिग्री करते हुए क्या बनाता है, हेलिकल बनाता है। 36 डिग्री को बोलते हैं भाई एंगुलर डाइवर्जेंस। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको। और ये डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर होगा ना, इसको हम बोलते हैं एक्सियल राइज। और डायमीटर का मतलब क्या है कि दोनों स्टैंड के बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है भाई, 20 एंगस्ट्रॉम। डाटा इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा, एनसीईआरटी का डाटा है सारा का सारा, ठीक है। तो यही तो मैंने यहाँ पर बनाया। ये तो मेरा सुंदर डायग्राम है, ये थोड़ा सा ये है भाई, यहां से यहां तक के एक हेलिक्स आया कि नहीं आया, ये एक पूरा पूरा, और ये क्या होगा, दूसरा का दूसरा। टोटल कितने बेस पेयर हो गए, 10 पेयर होगी। अच्छा, ये जो लाइन से बीच में ड्रॉ कर रखी है, कॉमन एक्सिस है, ये कॉमन एक्सिस है। इसी के अलोंग दोनों लाइन क्या करती है, एंटी पैरेलली क्या करते हैं भाई, एक दूसरे के रन करती है। दो के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। 10 की टोटल कितनी होगी भैया, 10 की होगी टोटल यहाँ पर 34 एंगस्ट्रॉम। और एक से दूसरी सीडी के बीच में जो घूम आ रहा है वो कितना है भाई आपका, 36 डिग्री का, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डाइवर्जेंस बोलते हैं। समझ में आ रही बात। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपको दिख रहे हैं, जैसे गोल घूमने वाला जीना होता है ना, उसकी रेलिंग होती है। ये रेलिंग किसका बना होता है, रेलिंग बना होता है शुगर का और फॉस्फेट का। किसका बना होता है भैया, शुगर का और फॉस्फेट का। ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना। तो ये शुगर और फॉस्फेट की क्या होती है,
बैकबोन, बैकबोन का मतलब हड्डी, मतलब रीढ़ की हड्डी मेन हो गया ना, तो बैकबोन क्या बना दिया, बैकबोन बना दी भैया शुगर की और फॉस्फेट की बन गया। अरे भाई कोई दिक्कत वाली बात है, अभी बोल लो भाई कोई दिक्कत है। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यहाँ पर हमें पाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्यूरिन हमेशा किससे बॉन्ड बनाएगा, पाइरिमिडीन से बनाएगा। एडेनिन किससे बॉन्ड बनाएगा, थायमिन से। कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और गुआनिन किससे बनाएगा, साइटोसिन से। कितना बनाएगा, 3 ट्रिपल बॉन्ड बनाने का काम करेगा। ठीक है, अब वो स्ट्रक्चर देखेगा, वो स्ट्रक्चर हमने थोड़ा सा डिटेल में क्या रख रखा है, यहाँ पर रख रखा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से क्या है ये देखिएगा। ये मेरा एक न्यूक्लियोटाइड है, अबे है क्या, ठीक है। इसके पहले कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस। ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये क्या हो गया 5। 5वें कार्बन पर क्या जुड़ रहा, फॉस्फेट ग्रुप। कोई दिक्कत वाली बात है। ये एक और न्यूक्लियोटाइड मैंने इसके नीचे बना दिया। ये अभी ये छोड़ दो आप, यहाँ पे ये छोड़ दो आप अभी। तो ये क्या है, पहला कार्बन है भैया, ये क्या है, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये क्या है, 5वां। पहले में भी क्या बना हुआ, नाइट्रोजनस बेस। 5वें पे क्या बना, फॉस्फेट ग्रुप बना हुआ। ठीक है, अब जो पहले वाला न्यूक्लियोटाइड है उसका तीसरे कार्बन पे भी तो OH ग्रुप था नहीं था, ठीक है। उसके तीसरे कार्बन का OH ग्रुप इस फॉस्फेट ग्रुप पे, फॉस्फोरिक एसिड पर जो OH ग्रुप आपका लगा हुआ है उससे फ्यूज करता है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालता है और एक और बॉन्ड बना लेता है। अब मुझे बताइएगा, ये फॉस्फेट ग्रुप ने एक बॉन्ड तो कहां बना रखा, इससे बना रखा, अरे बना रखा, ऑक्सीजन तो फॉस्फेट वाला ही है ना बेसिकली, सॉरी, ये फॉस्फेट ने एक बॉन्ड किससे बना रखा, यहां बना रखा, और एक बॉन्ड किससे बना रखा, इससे बना रखा। तो ये दोनों के दोनों जो बॉन्ड है इनको हम क्या बोलेंगे भाई, एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये दूसरा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। समझ में आ रही बात आपके, जो कि क्या बनाता है, बैकबोन बनाए। कोई दिक्कत वाली बात है। अब कॉम्प्लीमेंट्री करना है तो इसको इधर करते हैं, उल्टा बनेगा, एंटी पैरेलल बनेगा। एंटी पैरेलल मैंने उल्टा घुमा दिया, घुमा दिया नहीं घुमा दिया, तो ये इस तरीके से आपका सामने आता है। अब 5 और 3 का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, देखिएगा यहां पर क्या है, इस चैन की शुरुआत में सबसे लास्ट में क्या मौजूद है, तीसरे कार्बन को OH फ्री है। सबसे पहले 5वें का, भाई बीच वाले सारे के सारे फॉस्फेट 2-2 बॉन्ड बना रखे, लेकिन पहले वाला जो 5वें कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप है उसका एक एंड क्या होगा भाई, फ्री होगा। क्योंकि 5वें कार्बन के फॉस्फेट का केवल और केवल एक ही बॉन्ड बना हुआ है, वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, वो भी शुगर के साथ में है। दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ में कोई बॉन्ड उसने नहीं बनाया है, इसलिए वो 5वां एंड इसका क्या कंसिडर किया जाता है, फ्री। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम का मतलब ये है। और 3 to 5 का मतलब है, जब ये उल्टा हुआ तो तीसरे कार्बन का OH यहां पर आया, और जब ये ऐसे हुआ तो 5वें कार्बन का फॉस्फेट ग्रुप क्या मिला, फ्री मिला। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। उसके बाद में साइंटिस्ट आया 1940, देखो सारे सीक्वेंशियल इवेंट है। 1829 में डिस्कवर हुआ, कब हुआ भाई, 1829 में डिस्कवर हुआ, वो 1869 में 1869 में डिस्कवर हुआ। उससे पहले मेंडल आया था भैया, हरी बात समझ में, मेंडल आया था 1869 से पहले मेंडल आया था। मेंडल ने आकर के सारे काम की क्या लगा दी थी, लंका लगा दी। मेंडल ने सारी डिस्कवरी कर दी, सब कुछ के बारे में थ्योरी व्योरी दी थी, वो अलग बात है। रिकॉग्निशन उसको बाद में 1900 के आसपास जाके मिला। समझ में आ रही बात। अभी तक ये भी नहीं पता लगा था 19 मतलब ये कब हुआ था, इससे पहले 1869 में डिस्कवर हुआ था। समझ में आ रही बात, 1869 में तो हुआ था भाई डिस्कवर, डीएनए की डिस्कवरी, लेकिन पता नहीं था कि डीएनए है जो वही कैरेक्टर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। समझ में आ रही बात आपके। उसके बाद में 1928 में ग्रिफिथ ने डीएनए तलाश करनी शुरू कर दी कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, पता नहीं लगा। 1944 में जाकर के पता लगा कि हाँ भाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, कंफर्म कर लेगा। 1952 लग गया था, और डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल कब आया था, 1953 में। यानी कि ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सारी चीजें इक्विपमेंट क्या होता है, सीक्वेंशियल। एक साइंटिस्ट है चार्गाफ, उन्होंने एक रूल दिया जिसका नाम क्या था, चार्गाफ रूल। इस पर वैलिड था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर वैलिड था। यानी ऐसे डीएनए जो कैसे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड। ये रूल ऑफ बेस पेयरिंग को भी क्या करता था, फॉलो करता था, वही कि प्यूरिन हमेशा किससे बॉन्ड बनाएगा, पायरिमिडीन से। यानी कि प्यूरिन जितना होगा उतना ही क्या होगा, पायरिमिडीन होगा। प्यूरिन होते हैं हमारे एडेनिन प्लस गुआनिन, पायरिमिडीन होता है हमारा थायमिन प्लस साइटोसिन। अगर मैं इन दोनों, ये दोनों बराबर है भाई, 2 बराबर 2 है, कॉमन सेंस की बात है। तो अगर मैं 2/2 करूं, वैल्यू क्या आएगी, 1। तो ऐसे ही एडेनिन अपॉन गुआनिन अपॉन थायमिन प्लस साइटोसिन अगर मैं करूंगा, वैल्यू किसके बराबर आएगी भाई, 1 के बराबर आएगी। तो यही क्या होता तुम्हारा चार्गाफ लॉ होगा। ठीक है, उसके अलावा गड़बड़ मत कर देना। उसके अलावा एक और बात उसने बताई थी, वो था कि बेस रेशियो। क्या बताई थी भाई, बेस रेशियो। उसने कहा था कि एक स्पीसीज का जो बेस रेशियो होगा ना, वो स्पेसिफिक होगा। बेस रेशियो का मतलब क्या है कि एडेनिन प्लस थायमिन डिवाइडेड बाई गुआनिन प्लस साइटोसिन। अब गड़बड़ मत कर देना भाई, यहाँ गड़बड़ मत कर देना। वो था एडेनिन और गुआनिन, ये क्या है, एडेनिन और थायमिन। यहां पर मार मत खा जाना, समझ में आ रही बात। तो ये हर एक स्पीसीज के लिए क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा, याद रखिएगा। जो आपका यूकेरियोटिक डीएनए है उसमें एडेनिन और थायमिन
का कंटेंट ज्यादा होगा, एडेनिन प्लस थाइमिन का कंटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ग्वानिन प्लस साइटोसिन का कंटेंट क्या होगा बेटा, कम होगा। जबकि प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होगा वो ग्वानिन और साइटोसिन रिच यहाँ पर पाया जाएगा। अरे भाई बोलो, समझ में आ रही बात? एक्सपेरिमेंटल डाटा, एक्सपेरिमेंटल लेवल। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग डीएनए देखते हैं। डीएनए कैसा होता है, यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, आदि बात समझ में। कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़ दो, जैसे 5174 एक बैक्टीरियोफेग नाम का वायरस होता है। ये बैक्टीरियोफेग ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को भी खा जाता है, यानी बैक्टीरिया तो था ही, क्या लगे भैया क्या नाम ले रहे हैं कि मतलब वो कि इफ यू थिंक यू आर बैड आई एम योर डैड, बैक्टीरिया बोलता फिर था भाई, सारी बात समझ में। लेकिन फिर एकदम एंट्री किसने मार ली, एकदम एंट्री मार ली वायरस ने, क्या लगा भैया तू अगर इन लोगों का डैड है तो मैं तेरा भी डैड हूं, समझ में आ रही बात। तो बैक्टीरियोफेग ऐसा वायरस है जो क्या करता है भैया, इन्फेक्ट कर सकता है बैक्टीरिया को भी। एक बैक्टीरियोफेग 174 है जिसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड है, ध्यान सुनिएगा क्या दिया गया, 5386 न्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड दिए ना। और अगर यही दूसरा बैक्टीरियोफेग लैम्डा है, उसके आगे क्या लिख रहा, बेस पेयर है, मतलब वो क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ई कोलाई के बैक्टीरिया में क्या लिख रहा, बेस पेयर, मतलब वो क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ह्यूमन जीनोम करके क्या लिख रहा, बेस पेयर, मतलब वो क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये ह्यूमन जीनोम का जो हैप्लोइड कंटेंट है ना, उसके बारे में बात हो रही है। तो सारा डाटा याद रखिएगा, एनसीईआरटी का डाटा इंपॉर्टेंट है। ई कोलाई का जो कंटेंट होता है 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर होते हैं, ह्यूमन के अंदर 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर। बस चीज ध्यान रखना कि ह्यूमन जीनोम में यहाँ पर हैप्लोइड लिखा है कि डिप्लोइड लिखा है। हैप्लोइड होगा तो यही रहेगा, डिप्लोइड होगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6.6 × 10⁻9 बेस पेयर यहाँ पर हो जाएंगे। अरे भाई बोलो, समझ में आ रही बात। उसके अलावा क्रोमोसोम का जो डीएनए होगा वो लीनियर होगा, लेकिन जो आपके प्रोकैरियोटिक डीएनए पाया जाएगा, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जो आपका क्लोरोप्लास्ट होगा, उसका डीएनए कैसा होगा, सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड। देख पा रहे हैं ना, डीएनए के 2 स्ट्रैंड है लेकिन कैसे हैं, सर्कुलर होते हैं। और सी वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको सेल साइकिल सेल डिवीजन में बताया था कि किसी भी स्पीसीज के जो हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसमें टोटल डीएनए के कंटेंट को क्या बोलते हैं भाई, सी वैल्यू बोलते हैं। याद आया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए की फुल फॉर्म सर राइबोज न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड। शुगर कौन सी, राइबोज शुगर। शुगर कौन सी, राइबोज शुगर। नाइट्रोजनस बेस कौन सा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। क्या नहीं मिलेगा, थाइमिन नहीं मिलेगा। क्या ये जेनेटिक मटेरियल है, जवाब है कि हाँ सर, कुछ वायरसेस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, अदरवाइज इसकी ये मल्टीपल फॉर्म्स पाई जाती है और ये अपना अलग अलग काम करने का काम करेगा। यूजुअली कैसा होगा, यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड होगा, यानी कि केवल एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हमें यहाँ पर देखने मिलेगी। और एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन, उसकी मदद से क्या होता है, बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, 3 टाइप का बेसिकली यहाँ पर होगा, एक होगा आरआरएनए, एक होगा एमआरएनए, एक होगा टीआरएनए। R4 राइबोसोमल। R4 क्या होगा भैया, राइबोसोमल। राइबोसोम का मतलब प्रोटीन है, यानी जहां पर भी प्रोटीन सिंथेसिस का काम होगा, प्रोटीन से रिलेटेड काम होंगे, वहां पर कौन इन्वॉल्व होगा, आरआरएनए होगा। टीआरएनए क्या है, ट्रांसफर आरएनए, इसे एडेप्टर मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, टीआरएनए का क्या मतलब है। अब भाई प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड चाहिए, अमीनो एसिड लेके भी तो कोई आएगा, तो टीआरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड को लेकर के आएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है। उसके अलावा एमआरएनए, एमआरएनए क्या है, मैसेंजर। कौन सा प्रोटीन बनना है ये कौन बताएगा, डीएनए। अब डीएनए हर एक राइबोसोम के पास खुद तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो से वो तो उसने अपने पास में एक सेक्रेटरी रखी हुई है, सेक्रेटरी का नाम क्या है, हमारे एमआरएनए। समझ में आ रही बात। तो एमआरएनए डीएनए की इंफॉर्मेशन कैरी करता है, कहां पर, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम के पास जाएगा। राइबोसोमल आरएनए जो होता है आपका, वो प्रोटीन को बनाने का काम करेगा, उसको बनाने के लिए जो अमीनो एसिड चाहिए वो कौन लेकर के आएगा, टीआरएनए लेकर के आएगा। और इसी के साथ आपका न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक भी क्या होगा, पूरा होगा। अब कल आपका क्या होगा, कल होगा आपका लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, और उसके बाद में चैप्टर क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों के समझ में यहां तक आ गया होगा। और इसी के साथ हमारे आज के समाचार समाप्त हुए।